नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी सीरीज चल रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। और इसमें जो हमारा कल का वीडियो था वो हमने कराया था आपको यहाँ पर संघीय कार्यपालिका। लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा होने के कारण जो संघीय कार्यपालिका है, ये जो टॉपिक है, ये पूरा नहीं हो पाया था। तो आज हम इसको पूरा करेंगे और एक दो वीडियो में और हम पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको कवर करा देंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक चलेगा, उसके बाद हमारा टॉपिक चलेगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद हम आपको कराएंगे इंडियन ज्योग्राफी, उसके बाद हिस्ट्री कराएंगे और हिस्ट्री के बाद आपको कराएंगे इकोनॉमी। ठीक है, तो इस तरह से टॉपिक वाइज हम चलने वाले हैं। और ये जो हमारे वीडियो के सभी पार्ट हैं, इनको हम कंपाइल करके एक वीडियो में भी आपको दे देंगे, ताकि एक मैराथन बन जाए और आपको सारी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े और एक वीडियो से ही आपका काम हो जाए। तो चलिए देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर बिल्कुल नहीं करेंगे, शुरू करेंगे आज का हमारा। कल हमने ये छोड़ा था संसद के पास। ठीक है, तो संसद के पास हम चलते हैं और संसद से जो है यहाँ हम शुरू कर लेते हैं। और ये आप जानते हैं ये वीडियो कितने इम्पोर्टेंट है, और ये जो हम कंटेंट लाए हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप यूपी पीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं, आरओ की परीक्षा दे रहे हैं, या उससे जुड़े हुए कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, सभी में आपका यही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। डिटेल वाइज हम इसको कवर करा रहे हैं। बाकी वीडियो में आपने काफ़ी प्यार हमें दिया है। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। और आज का जो हमारी कार्यपालिका चल रही है, तो ये हम आज इसमें कवर करा देंगे। पूरी कार्यपालिका आज ये समाप्त करा देंगे। तो टॉपिक आज का क्या है हमारा, ये है हमारा आज का टॉपिक संसद का। और पहला क्वेश्चन हो जाएगा, संसद संघीय सरकार या विधायी अंग है। संसद जो है वो एक संघीय सरकार का विधायी अंग माना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली यानी वेस्टमिंस्टर मॉडल अपनाने के कारण भारतीय शासन व्यवस्था में संसद का विशेष महत्व भी माना जाता है। जो संसदीय शासन प्रणाली है, इसको जो है वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। संविधान के भाग 5 के अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 तक संसद के गठन की, संरचना की, प्रक्रिया की, शक्ति आदि का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कहाँ किया गया है, तो भाग 5 की बात करते हैं। संसद है और संसद भाग 5 में आ जाएगी, अध्याय 2 हो जाएगा, और जो आर्टिकल है वो हो जाएगा आपका 79 से लेकर 122 तक। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ लेनी है। इसके बाद अनुच्छेद जो 79 है उसके अनुसार भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। एक आपने यहाँ पर नाम देखा होगा, ये जो आपकी संसद है, ठीक है, तो संसद में से आ जाता है, इसके बाद राज्यसभा का रै ले लेते हैं और लोकसभा का आप लेंगे ला। तो यहाँ पर जो ये बनेगा सरला। ठीक है, तो सरला हो जाएगी आपकी 79 और राज्यसभा हो जाती है आपकी 80 में और 81 में हो जाती है आपकी लोकसभा। तो ये तीनों आर्टिकल आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये आपको याद रखने हैं। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ कहा गया है 79 के अनुसार भारत की संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ये जो संसद है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद में 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है और इसको जो है राज्यसभा कहा जाता है, और निम्न सदन होता है उसको लोकसभा कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि निम्न सदन किसको कहा जाएगा और उच्च सदन किसको कहा जाएगा। आपको इम्पोर्टेंट है और इसी से आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। उच्च सदन राज्यसभा हो जाता है और निम्न सदन आपका लोकसभा हो जाता है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये आपको पता है पहले से ही। जो राष्ट्रपति है संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन बावजूद उसके संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। संसद पूरी होगी राष्ट्रपति से, राज्यसभा से और लोकसभा से। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति हमने आपको पढ़ाया था उस समय हमने आपको बताया था राष्ट्रपति केवल सिग्नेचर मात्र का जो है प्रधान होता है, केवल सिग्नेचर करने के लिए होता है। लेकिन अगर
राष्ट्रपति किसी विधेयक पर सिग्नेचर नहीं करता है तो वो विधेयक भी कानून नहीं बनता है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझेंगे तो आप जो है एग्ज़ाम में बिल्कुल कभी भी गलत करके नहीं आएंगे। दोबारा हम आपको बता देते हैं, संसद संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति नहीं दे देता है। इसके बाद हमारी आ जाती है यहाँ पर अगला पॉइंट हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे भी जाते हैं। राज्यसभा, लोकसभा, इनसे आपके हर बार एक ना एक क्वेश्चन तो बनता ही है। राज्यसभा की जो संरचना का उल्लेख है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। अनुच्छेद 80 में, ठीक है, इसका किया गया है राज्यसभा के संरचना का उल्लेख। राज्यसभा की जो अधिकतम संख्या है वो हो जाती है 250 निर्धारित की गई है। इनमें 238 सदस्य राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। कितने हैं? 238 हैं जो राज्यों से और संघ शासित प्रदेशों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और ये आर्टिकल जो है 80 का 1 हो जाता है। 12 सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में। कितने क्वेश्चन आपके बनेंगे? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। ठीक है, ये आपको पता लग गया। अब इनमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि सदस्य जो है राज्यसभा और संघ शासित प्रदेशों से जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं वो कितने होते हैं, तो वो यहाँ पर 238 होते हैं। ये भी आपको पता लग गया। अब आपको ये भी क्वेश्चन बनता है कि कितने सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में, तो टोटल उनकी संख्या हो जाती है 12। आर्टिकल कौन सा होता है? तो आर्टिकल होता है हमारा 81। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपके क्वेश्चन यहाँ पर हमेशा पूछे जाते रहे हैं। अगला पॉइंट आ जाएगा, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में जितनी जनसंख्या होगी उसी हिसाब से जो है प्रतिनिधित्व का जो है प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ठीक है, राज्यों की राज्यसभा में, और राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही दिया जाएगा। यहाँ बात आ जाती है राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है, इनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर डीप आपका क्वेश्चन बनता है जैसे यूपीपीएससी, पीसीएस या आरओ जैसी परीक्षा में, तो आपसे डीप ही क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। अभी पीसीएस की परीक्षा हुई है, आपने देखा है लेवल क्या था सभी क्वेश्चन का। आप ये नहीं कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटी के ऐसे पूछे हैं, वहाँ ज्योग्राफी के भी बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, करंट तो बिल्कुल ही अव्वल लेवल का था, है ना। तो और सभी जितने भी सब्जेक्ट थे बड़े अच्छे लेवल के जो है क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है डीप स्टडी आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर। और यहाँ दिखाया गया है आंध्र प्रदेश में जो सदस्यों की संख्या है वो हो जाती है यहाँ पर 11। एक तरफ आपके राज्य दिखाए गए हैं और दूसरी तरफ दिखाया गया है आपकी सदस्यों की संख्या राज्यसभा में कितनी है। तो राज्यसभा में कितनी हो जाती है, चलिए देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की हमने बता दी है 11 सदस्य संख्या हो जाती है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की हो जाती है 1, असम की हो जाती है 7, बिहार में 16 राज्यसभा के सदस्य हैं, छत्तीसगढ़ में 5 हो जाते हैं, गोवा में 1। ये कई बार पूछा जाएगा आपसे कि सबसे कम किस्में हैं और सबसे ज़्यादा किस्में हैं, तो ये हम अभी बताएंगे आपको। फिलहाल हम इनको डिटेल बता देते हैं। गुजरात में 11 हो जाएंगे, हरियाणा में 5 हो जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में 3 हैं, जम्मू कश्मीर में 4 हैं राज्यसभा के सदस्य, झारखंड में 6 हैं, कर्नाटक में 12, केरल में 9, मध्य प्रदेश में 11, महाराष्ट्र में हो जाते हैं आपके 19 और मणिपुर में हो जाते हैं आपके 1। ठीक है, इसके बाद कुछ और राज्य बच जाते हैं, तो इनमें देख लेते हैं। मेघालय में 1 सदस्य हो जाता है, मिजोरम में भी 1 हो जाता है, नागालैंड में 1 है, दिल्ली जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें 3 हो जाएंगे, उड़ीसा में 10 हैं, पुडुचेरी में 1 हो जाएगा, पंजाब में आपके 7 राज्यसभा के मेंबर हो जाएंगे, राजस्थान में 10 हो जाते हैं। इसके अलावा सिक्किम में 1 हो जाएगा, तमिलनाडु में 18 हो जाएंगे, त्रिपुरा में 3, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर सबसे अधिक की बात करी जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है आपका, सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में 3 हैं, पश्चिम बंगाल में 16 और तेलंगाना में 7। क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। राज्यसभा के सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि हैं
वो किस राज्य से हैं। तो राज्यसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि हो जाते हैं आपके उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के जो टोटल प्रतिनिधि हैं वो हो जाते हैं टोटल 31। इसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में से मात्र 3 दिल्ली, पुडुचेरी तथा जम्मू कश्मीर हैं जो संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधित्व राज्यसभा में शामिल होते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है। और इसके अलावा किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से जो है कोई भी प्रतिनिधि नहीं आता है राज्यसभा में। दिल्ली से आता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पुडुचेरी से भी आता है और जम्मू कश्मीर से भी आता है। इन 3 के अलावा जो है किसी से भी जो बाकी हमारे केंद्र शासित यूटी बस्ती हैं उन यूटी से कोई भी राज्यसभा का मेंबर निर्वाचित होकर नहीं आता है। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का प्रावधान भी उल्लेखित किया गया है। इसके अलावा राज्यसभा की जो सदस्य की न्यूनतम आयु है, राज्यसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो ये हो जाती है 30 वर्ष। और अगर अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन जब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप 25 वर्ष लगा सकते हैं, 30 लगा सकते हैं और 35 भी वहाँ पर करके आ सकते हैं। कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पर इतना ईजी क्वेश्चन देखने के बाद। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये आप सभी जानते हैं, जो कभी भंग नहीं हो सकती है। क्यों भंग नहीं हो सकती? क्योंकि इसका जो कार्यकाल है 6 वर्ष का होता है और हर 2 वर्ष बाद 1/3 जो सदस्य हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं और अगले जो 1/3 भाग है राज्यसभा का वो निर्वाचित होकर आ जाता है, ठीक है, वो आ जाता है राज्यसभा में। तो इसलिए जो राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं हो सकती है, इसलिए इसको जो है स्थायी सदन कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपने समझ लिया, राज्यसभा को कहा जाता है स्थायी सदन, ये आपको याद रखना है। राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगर लोकसभा का पूछा जाएगा तो वो 5 वर्ष का कार्यकाल हो जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और ये कहा गया है आर्टिकल 83(1) के अंतर्गत कहा गया है। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे और अगले जो 1/3 है वो नए आकर वहाँ पर जुड़ जाएंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 89(1) के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो उपराष्ट्रपति है भारत का वो राज्यसभा का पदेन सभापति माना जाता है। राज्यसभा का सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जो राज्यसभा का सभापति है वो सब पदेन सभापति होता है, पदेन मेंबर होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राज्य के सभापति के रूप में से कोई वेतन या भत्ता नहीं मिलेगा। जब उपराष्ट्रपति की बात की गई है और जब हमने उपराष्ट्रपति आपको पढ़ाया था, हमने उस समय आपको बताया है कि उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति का काम करेगा तो वो करेगा आपका उपराष्ट्रपति। अब जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम कर रहा है तो उसको जो वेतन मिलेगा वो किसका मिलेगा? तो वो वेतन जो है वो राष्ट्रपति का ही मिलना चाहिए ना। तो उनके जो पोस्ट पर काम करेगा उनको जो वेतन है वो उन्हीं का तो मिलना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति का वेतन ही आपको उपराष्ट्रपति को मिलेगा। उपराष्ट्रपति जब तक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता रहेगा, ठीक है। और सभापति के रूप में कोई वेतन या फिर भत्ता उनको नहीं मिलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा। इस अवधि में राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन और भत्ता प्राप्त करता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इस अवधि में अगर राष्ट्रपति को जितने भी वेतन मिलता है या फिर अन्य भत्ते मिलते हैं तो वो जो है उपराष्ट्रपति को मिल जाएंगे। राज्यसभा के सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुनते हैं और ये कहा गया है आर्टिकल 89 के 2 में। जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो अपने में से किसी एक को जो है राज्यसभा का उपसभापति चुन लेते हैं। इसके बाद यहाँ बताया गया है जो लोकसभा है, एक लोकसभा है, एक आपकी राज्यसभा है। तो सबसे पहले आपको देखना है प्रश्नकाल कब होता है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। तो 11 बजे के और 12 बजे के बीच में एक होता है आपका प्रश्नकाल, ठीक है। ये बड़ा जो है डिफ़िकल्ट होता है, समझने में काफ़ी समय लग जाता है। तो देख लेते हैं थोड़ा, हमने इस तरह से जो है इसको डिज़ाइन कर रखा है। तो ये आपको, तो यहाँ पर जो है इस तरह से डिज़ाइन हुआ है, यहाँ पर आपको समझने में
ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो 11 से 12 बजे के बीच में जो आपका आ जाता है प्रश्नकाल। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपका जीरो हावर यानी शून्यकाल से। तो शून्यकाल का जो समय है वो कब होता है? तो शून्यकाल का जो समय है वो हो जाएगा 12 और 1 बजे के बीच का। यहाँ आप देख सकते हैं 12 और 1 बजे का जो बीच का काल होता है वो, यानी कि जहाँ जिस समय आपका लंच होता है उससे पहले पहले का जो काल होगा उसको कहा जाता है जीरो हावर। क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है। इसके बाद 1 बजे से और 2 बजे तक का जो है आपका यहाँ पर लंच हो जाएगा। ये लंच आपका राज्यसभा में भी होगा और आपका लोकसभा में भी होगा। और लोकसभा का जो है वो फिर 6 PM तक जो है यहाँ पर चलती रहेगी। ये भी आपको याद रखना है, जो लोकसभा के सरकारी और विधायी कार्य हैं वो आपके 2 बजे से लेकर फिर 6 बजे तक कार्य जो है आपके सभी चलते रहेंगे 6 PM तक। इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात करते हैं, ये लोकसभा थी ऊपर और नीचे हमारी राज्यसभा। तो राज्यसभा में जो जीरो हावर है वो हो जाता है 11 से 12 के बीच में। तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मैच करनी है और दोनों चीज़ें आपको समझना है। लोकसभा में जो शून्यकाल है, जो जीरो हावर है वो 12 से 1 के बीच में है, लेकिन राज्यसभा में जो आपका जीरो हावर है वो है 11 से 12 के बीच का। ठीक है, ये दिखाया गया है 11 से 12 के बीच। और प्रश्नकाल जो है यहाँ उल्टा है, थोड़ा सा आपको ये समझना है। प्रश्नकाल लोकसभा में पहले दे दिया है, जबकि राज्यसभा में जो प्रश्नकाल है वो दिया गया है आपका दूसरे नंबर पर। ठीक है, तो पहले लोकसभा में पहले प्रश्नकाल होगा और राज्यसभा में पहले शून्यकाल होगा। लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल आएगा, लेकिन राज्यसभा में शून्यकाल के बाद प्रश्नकाल आएगा। तो यहाँ पर जो है ये उल्टा पुल्टा यहाँ पर इनको कर देता है। ठीक है, समझने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है। लोग एक याद कर लीजिए, प्रश्नकाल लोकसभा में आएगा और राज्यसभा में प्रश्नकाल पहले नंबर पर नहीं आएगा। बस इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। याद रखने के तरीके बहुत हैं। लंच होगा आपका 1 से 2 के बीच में दोनों जगह पर, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इसके बाद जो आपकी लोकसभा है, तो लोकसभा में ये काम हो रहा था आपका 6 बजे तक, लेकिन राज्यसभा में काम होगा आपका केवल 5 बजे तक, जितना भी आपका काम है। और काम क्या है? तो विधि निर्माण या विधेयक पारित करना। केवल 5 बजे तक आपका कार्य हो जाएगा राज्यसभा में। ठीक है, तो आपने समझ लिया है। और एक बार और देख लेते हैं। प्रश्नकाल हो जाता है लोकसभा में और राज्यसभा में हो जाता है शून्यकाल। तो दोनों को जब आपस में चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो ये फिर हमारी समझ में बड़े अच्छे से आ जाएगा। लंच आपका 1 से 2 के बीच में ही होना है। ठीक है, 11 बजे जो है कार्रवाई शुरू होती है, 11 से 12 और 12 से 1। 2 घंटे लंच से पहले जो है लोकसभा में भी समय चलता है और 2 ही घंटे लंच से पहले आपको राज्यसभा में देखने को मिलेंगे। और 1 घंटा प्रश्नकाल चलेगा और 1 घंटा आपका फिर जीरो हावर चलेगा। ठीक है, सारी चीज़ें आपने यहाँ पर समझ ली है। इसके बाद वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हो जाते हैं वर्तमान में। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होने पर या पद त्यागने पर या पद से हटाए जाने का भी उल्लेख किया गया है। यदि वह राज्यसभा सदस्य नहीं रहता है तो पद रिक्त जो है कर दिया जाता है। उपसभापति सभापति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय जो है पद से त्याग दे सकता है। इसके बाद यहाँ कहा गया है, राज्यसभा द्वारा उपसभापति को पद से हटाने की सूचना 14 दिन पहले पूर्व देते हुए तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर भी जो है 14 दिन पूर्व जो है आपको सूचना देनी पड़ेगी। इसके बाद आ जाता है हमारा आर्टिकल 92। आर्टिकल 92 हमारा कहता है कि जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। ठीक है, अगर सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, चाहे वह किसी भी संसदीय क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। तो ये आपको
जो है समझना पड़ेगा। वर्ष 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आ जाता है। उसके संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था कर दी जाती है कि एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति राज्यसभा के लिए कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। उसका संसदीय क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, कहीं का भी वो मतदाता, पंजीकृत मतदाता हो सकता है, कि चुनाव वो लड़ सकता है राज्यसभा का। इसके बाद आ जाती हैं हमारी राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। राज्यसभा की क्या क्या शक्तियाँ हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगी हमारी राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस पर संसद द्वारा कानून बनवा सकती है। ये कहा गया है अनुच्छेद 249 के तहत। इस प्रकार का कानून मात्र 1 वर्ष तक ही प्रभावी रहेगा, परंतु राज्यसभा चाहे तो प्रत्येक बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। ये जो कानून है, जो हमारा कानून हो जाता है, मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर उस पर जो है संसद द्वारा कानून बनवा सकती है राज्यसभा। ठीक है, और उसी को जो है इस प्रकार का जो कानून है 1 वर्ष तक मान्य रहेगा, लेकिन इसको राज्यसभा चाहे तो हर वर्ष जो है इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाती चली जाएगी। इसके बाद अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। जो अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार है वो केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत, जो 312 के अंतर्गत 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन भी कर सकती है। अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है आर्टिकल 312 के अंतर्गत। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा में 14 दिनों के लिए आता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पहले भी क्वेश्चन बना है कि जो धन विधेयक है लोकसभा में वो पारित हो गया है, अब वो जाएगा राज्यसभा में, तो राज्यसभा में वो कितने दिनों के लिए आता है? तो राज्यसभा में वो आता है केवल 14 दिनों के लिए। और यदि, इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप समझना यहाँ पर, यदि 14 दिन के भीतर विधेयक वापस नहीं किया जाता है तो उसे पारित समझा जाएगा। आप मत करो वापस, 14 दिन तक रखे रखो। ठीक है, 14 दिन तक अगर आप उसमें कुछ नहीं करते तो ऑटोमेटिक ही पारित हो जाएगा। तो फिर उसको 14 दिन तक रखने का क्या फ़ायदा है? आता है तो फटाक से उसको, जो भी आपकी आपत्ति है या नहीं है आपत्ति, तो उसको फटाक से उस पर काम करके उसको वापस कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी है। 14 दिन के बाद जो विधेयक है वो अपने आप ही पारित हो जाएगा अगर राज्यसभा जो है उस पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं देती है। राज्यसभा धन विधेयक में कोई ऐसा संशोधन नहीं करती है। जो राज्यसभा है वो धन विधेयक में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जिससे लोकसभा सहमत ना हो। ठीक है, धन विधेयक में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जाएगा जिससे लोकसभा सहमत ना हो। अगर लोकसभा सहमत ही नहीं होगी तो जो विधेयक है वो आगे कैसे बढ़ेगा? राज्यसभा का जो गठन है वो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हो जाती है। स्थापना या फिर गठन की बात की गई है राज्यसभा के, तो जो गठन है वो हुआ है आपका 3 अप्रैल 1952 को। पहली बैठक आपके लिए इम्पोर्टेंट है और पहली बैठक से कई बार आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन भी देखा गया है। तो जो राज्यसभा की पहली बैठक हुई है वो हुई है 13 मई 1952 को। राष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन बुलाता है। 2 बार तो राष्ट्रपति को अधिवेशन बुलाना पड़ता है राज्यसभा का। ये भी कम है, इसे ज़्यादा बार भी बुला सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 बार तो आपको प्रत्येक 6 माह के अंतर पर तो आपको बुलाना ही अनिवार्य है। ज़्यादा बार भी आप बुला सकते हैं, लेकिन 2 बार तो आपको ज़रूरी है। इन अधिवेशनों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि प्रत्येक 6 माह पर जो है आपको ये अधिवेशन बुलाना जरूरी है। इससे ज़्यादा का अंतर यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आ जाता है लोकसभा। ठीक है, अभी आपने देखी है राज्यसभा, अब आ जाएगी लोकसभा। लोकसभा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या क्या जो पॉइंट हैं आपकी परीक्षा से संबंधित, वो सब देखने को मिलेंगे आपको। तो यहाँ कहा गया है लोकसभा की जो संरचना का उल्लेख है
वो अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो ये तीन जो आपके आर्टिकल हैं, 79 में संसद है, 80 में आपकी राज्यसभा है और 81 में आपकी हो जाती है लोकसभा। तीनों को आपको याद रखना है। मैं लिख के आपको बता देता हूँ, 79, 80 और एक आपका 81। ये आपकी राज्यसभा हो जाती है और ये आपकी लोकसभा हो जाती है। सारी चीज़ें आपको समझते हुए चलना है। तो यहाँ पर देख लिया आपने, 81 में किया गया है लोकसभा की संरचना का उल्लेख। लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 530 प्लस 20 निर्धारित की गई है। तो कितने हो गए? 530 प्लस ये हो जाते हैं टोटल 550। राज्यसभा में कितने देखे आपने? टोटल देखे हैं 250। ठीक है, 250 में भी 12 आपके हो जाते हैं जिनका जो मनोनीत किए जाते हैं और बाकी बचते हैं आपके 238। ठीक है, ये हो जाते हैं राज्यसभा के। लेकिन यहाँ लोकसभा की बात हो रही है तो 550 कैसे कैसे डिवाइड हुआ है वो हम यहाँ आपको बताएंगे। तो 550 जो आपके मेंबर हैं टोटल हो जाते हैं, 530 आपके चुनकर आते हैं और 20 जो है वो कहाँ से लिए गए हैं ये भी हम आपको बताएंगे। ये कहा गया है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 2019 में होता है और ये अनुच्छेद हो जाता है 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण को 10 वर्ष जो है के लिए बढ़ा दिया गया है। 104वें जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम आया है 2019 में, उसके द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो आरक्षण है, जिसमें आपका लोकसभा और राज्यसभा की जो विधानसभा है उनमें मिलता है, उस आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। 10 वर्ष यानी 25 जनवरी 2030 तक जो है अब ये लागू हो गया है। और इसके लिए जो है लोकसभा और विधानसभाओं में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि और संबंधी उपबंध को 25 जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया है। जो आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हुआ करता था हमारा, उसको जो है अब समाप्त कर दिया है और उसकी जगह इसको जो है 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 जनवरी 2020 को आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 81(1) के अनुसार लोकसभा के लोकसभा राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए 530 से अधिक सदस्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए ऐसी रीति से जो संसद विधि द्वारा उपबंधित हो, चुने हुए 20 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनती है। यानी 20 जो है ये चुनकर आते हैं, जो 20 हैं वो चुने हुए हैं और 503 जो है ये आपके सदस्य होते हैं जो निर्वाचन के द्वारा आते हैं। यहाँ पर कहा गया ये आएंगे आपके निर्वाचन के द्वारा 530 और 20 जो है ये चुने जाएंगे आपके क्षेत्रों से। इसके बाद लोकसभा में राज्यवार सीटों का जो आवंटन है ये 1971 की जनगणना पर आधारित है। किस पर आधारित है? 1971 की जनगणना पर ये आधारित है। जबकि प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन 2001 की जनगणना जो हुई थी 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 से पर आधारित है, 2001 के विभाजन के आधार पर। इसके बाद जो 84वां संविधान संशोधन हुआ है 2001 के प्रावधान के अनुसार, ये वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने पर अर्थात 2031 तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ऐसा जो है कहा गया है। ठीक है, किसमें कहा गया है? तो 84वां जो संविधान संशोधन है 2001 के प्रावधान के अनुसार ये कहा गया है आपका 2031 तक, जो आने वाला 2031 है, उस तक लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों में कोई परिवर्तन जो है मान्य नहीं है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 543 है। इसमें 524 राज्यों से 19 केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। ये बात कही गई है लोकसभा सदस्यों की,
तो वर्तमान में जो संख्या है वो हो जाती है 543। इसमें से 524 जो है वो आपके राज्यों से आ जाते हैं और 19 जो है ये आ जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर। अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक तय की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार भी मिल जाता है। ठीक है, तो 5 वर्ष से पूर्व कभी भी लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है अस्थायी सदन यहाँ पर हो जाएगा। जो राज्यसभा है वो आपका स्थायी सदन है, उसको कभी भी किसी भी रूप में विघटित नहीं किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा को आप 5 वर्ष से पूर्व भी विघटित कर सकते हैं। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें ये कही गई हैं अनुच्छेद 330 के अनुसार। ये जो अनुच्छेद 330 है ना, इससे आपका एक अभी परीक्षा हुई थी, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में सीटें सुरक्षित हैं, वो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत हैं? तो ये हो जाता है आर्टिकल 330 यानी 330। तो ये याद नहीं आ रहा अभी किस परीक्षा में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हमने ऊपर जो देखी थी वो थी हमारी राज्यसभा की सीटें। अब यहाँ पर आ जाएंगी आपकी लोकसभा की सीटें। तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं ये भी हम जान लेते हैं। तो यहाँ एक तरफ आपके राज्य संशासित प्रदेश दिए गए हैं और दूसरी तरफ आपकी सदस्यों की संख्या दी गई है। तो सबसे पहले ये जो हमारा है ये अल्फ़ाबेटिक के हिसाब से चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में आपकी 25 जो है लोकसभा की सीटें हो जाती हैं। अरुणाचल प्रदेश में हो जाती हैं 2। असम में जो लोकसभा की सीटें वो है 14 यानी 14। बिहार में हो जाएंगी 40। छत्तीसगढ़ में 11 हो जाती हैं। गुजरात में 26 सीटें हो जाएंगी लोकसभा की। गोवा की बात करते हैं तो 2 सीटें हो जाती हैं गोवा में। हिमाचल प्रदेश में 4 हो जाएंगी। हरियाणा में 10 सीटें हैं लोकसभा की। झारखंड में 14 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं। केरल में हो जाती हैं 20 सीट लोकसभा की। कर्नाटक में 28 हो जाती हैं। मेघालय में 2 हो जाएंगी। महाराष्ट्र में 48 हो जाएंगी और मणिपुर में 2 हो जाएंगी। तो यहाँ पर भी आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षा में कि सबसे कम किस में और सबसे ज़्यादा जो सीटें हैं वो किस राज्य में हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 29, मिजोरम में 1, नागालैंड में 1, ओडिशा में 21, पंजाब में 13, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, तेलंगाना में 79, तेलंगाना में 17। इसके बाद तमिलनाडु में आपकी 39 और त्रिपुरा में 2 आ जाएंगी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा जो सीटें वो किस में हैं। तो सबसे ज़्यादा सीटें होंगी आपकी उत्तर प्रदेश में। उत्तराखंड में आपकी 5 हो जाती हैं। पश्चिम बंगाल में 42, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1, दिल्ली में आपको 7 मिल जाएंगी देखने को लोकसभा की सीटें। दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव बहुत बड़ा नाम है, तो यहाँ पर जो है 2 सीटें लोकसभा की देखने को मिल जाएंगी। चंडीगढ़ में 1 है, लक्षद्वीप में 1 है, लद्दाख में भी 1 है और पुडुचेरी में भी 1 है। तो इस तरह से यहाँ पर जो सीटें डिवाइड की गई हैं, जो आवंटित की गई हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई गई हैं। जो हमारी सीटें दिखाई गई हैं ये जो हैं अभी वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार है। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार जो 18 वर्ष के आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होता है। ये वयस्क मताधिकार है। वयस्क यानी जब जो बच्चा है या बालक है वो 18 साल का हो जाता है, वो वयस्क की श्रेणी में आ जाता है, उस समय मताधिकार दिया जाता है। तो उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको कहा जाएगा वयस्क मताधिकार। ठीक है, और ये लोकसभा का जो सदस्यों का चुनाव होता है ये प्रत्यक्ष रूप से होता है और इसको जो है गुप्त मतदान भी कहा जाता है, क्योंकि ये गुप्त तरीके से होता है। प्रत्यक्ष तो होता है लेकिन गुप्त तरीके से होगा, यानी किसी को नहीं पता चलेगा हमने किसको वोट दिया है। ठीक है, तो गुप्त तरीके से हो जाता है और वयस्क मताधिकार होता है। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो हो जाता है लोकसभा सदस्य के लिए आवश्यक ही 25 वर्ष की आयु का हो। जो लोकसभा का सदस्य है, अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है
तो आपकी जो उम्र है वो 25 वर्ष की हो जानी चाहिए। भारत का नागरिक भी आपको होना जरूरी है। आप पागल ना हो और आप दिवालिया ना हो और किसी लाभ के पद पर भी ना हो, तब आप चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा का। ठीक है, अगर आप पागल हैं, दिवालिया हैं या किसी लाभ के पद पर हैं तो आप फिर चुनाव नहीं लड़ सकते लोकसभा का। अगर आप भारत के नागरिक नहीं है तब भी आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, और आपकी आयु 25 वर्ष नहीं है, 24 वर्ष है, तो भी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ बात की गई है कुछ विधेयक के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ बिल की बात यहाँ पर की गई है। तो बात करेंगे जो विधेयक के प्रकार हैं यानी टाइप्स ऑफ बिल हैं, तो 4 प्रकार के जो हैं यहाँ पर आपको बिल देखने को मिल रहे हैं। इनमें आपको ऑर्डिनरी बिल देखने को मिल जाएगा जिसको साधारण विधेयक कहा जाता है। मनी बिल देखने को मिल जाएगा जिसको धन विधेयक कहा जाता है। वित्त विधेयक जो फाइनेंशियल बिल होता है तो ये होता है आपका वित्तीय विधेयक। एक होता है आपका स्पेशल बिल यानी विशेष विधेयक। इनके बारे में जानेंगे थोड़ा सा विस्तार से। तो जो आपका वित्तीय यानी फाइनेंशियल बिल है ये आपका दो तरह से होता है। एक आपका हो जाता है फाइनेंशियल बिल 1 यानी वित्त विधेयक 1, और एक होता है फाइनेंशियल बिल 2 यानी वित्त विधेयक 2। तो किस किस तरह से होगा वो हम आपके आगे चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। इसके बाद जो आपका विशेष विधायक होता है यानी स्पेशल जो बिल होता है, तो स्पेशल बिल होता है ये आपका इसमें देखने को मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी संविधान संशोधन जो विधेयक है ये आपका देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद भी इसमें से भी जो है आपको दो पार्ट हो जाएंगे। एक तो आपका फेडरल यानी संघीय, और एक हो जाता है नॉन फेडरल यानी गैर संघीय। अब संघीय को में भी आपकी आ जाएंगी राज्यों की सहमति। तो इसको जो है थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमने आपको बताया जो विधेयक के प्रकार हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो नाम आपको याद रखना है, साधारण, धन विधेयक, वित्तीय विधेयक और विशेष विधेयक। इसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है आपातकाल के समय संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। अगर आपातकाल लग जाता है बाई चांस, तो संसद जो है वो लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, क्योंकि उस समय जो है चुनाव कराना इतना आसान नहीं होगा आपातकाल के समय। तो वो उसी जो लोकसभा चल रही है उसी का थोड़ा सा कार्यकाल बढ़ा देंगे, और चीज़ें जब कंट्रोल में आ जाएंगी तो उसके बाद फिर उसका चुनाव हो जाएगा। तो जो 1 वर्ष से अधिक का नहीं हो सकता है। ठीक है, कार्यकाल तो बढ़ा सकते हैं लोकसभा का, लेकिन 1 वर्ष से अधिक का वो कार्यकाल नहीं होगा। ये भी कहा गया है केवल आपातकाल की स्थिति में। वैसे नहीं है कि आप 5 साल आप मुख्यमंत्री रहे, अब मैं छठे साल भी जो है मुख्यमंत्री रहूँगा, ऐसा जो है उपबंध नहीं किया गया है। तो आपात की जो घोषणा के परिवर्तन में रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। तो यह है जो आपात की उद्घोषणा होती है उसकी जो है 6 माह की अवधि से अधिक ये नहीं माना जाएगा। इसके बाद लोकसभा का जो स्थगन होता है वो अध्यक्ष करता है, जो स्थगन करेगा वो अध्यक्ष करेगा, जबकि जो सत्रावसान करेगा, सत्र को अवसान करेगा और विघटन जो करेगा वो करेगा राष्ट्रपति। स्थगन कौन करेगा? वो अध्यक्ष करेगा। सत्रावसान कौन करेगा? तो वो करेगा राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। जो आपकी मंत्रिपरिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसके बाद लोकसभा में कोरम या फिर गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का 1/10 होना चाहिए। 1/10 का मतलब है 550 सदस्य हैं, तो 1/10 में सीधे आपके 55 सदस्य यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने हैं आपके? 550 सदस्य हैं लोकसभा में, और उसका जो 1/10 की बात करेंगे तो 55 सदस्य निकल कर आएंगे जो कोरम या फिर गण पूर्ति के लिए आवश्यक रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आपका लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनसे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ बात की गई है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। आर्टिकल 93 के अनुसार, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। जितने भी आपके सदस्य हैं लोकसभा के, उनमें से एक अध्यक्ष चुना जाएगा और एक आपका उपाध्यक्ष चुना जाएगा। और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, ना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में।
वो जो सदस्य हैं आपके लोकसभा के, वो नॉर्मल सदस्यों की तरह ही शपथ लेते हैं और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में शपथ का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, ये आपको समझना है। जो लोकसभा का सदस्य है, जब अध्यक्ष उनमें से बनेंगे तो अध्यक्ष तो वो सदस्य तो लोकसभा के ही हैं, तो लोकसभा के सदस्यों के जैसी वो उन्होंने शपथ ले ली है। ठीक है, तो सबके साथ में वो शपथ ले रहे हैं, तो वो अलग से कोई उपाध्यक्ष के लिए उनको शपथ नहीं दिलाई जाएगी और अलग से कोई अध्यक्ष के लिए उनको शपथ नहीं दिलाई जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र दे सकता है। जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है और उपराष्ट्रपति को अगर त्याग पत्र देना है तो वो त्याग पत्र देगा आपका राष्ट्रपति को। तो आपस में जो है इंटरचेंज ये कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ कहा गया है जो अध्यक्ष है वो आपको उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे सकता है, लेकिन अगर उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देना है तो उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को। ठीक है, तो यहाँ पर भी बिल्कुल जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं उसी तरह से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष माने जाएंगे। अगला पॉइंट है लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। दोनों को ही पद से हटाया जा सकता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। हालांकि यहाँ पर भी आपको 14 दिन पहले इसकी जो है सूचना देना आवश्यक है। ऐसा नहीं है आपने कहा कि जी हट जाओ तो वो हट गए, ऐसे थोड़ी हटेंगे। आपको 14 दिन पहले सूचना देनी होगी और फिर उन पर जो है क्यों हटा रहे हैं वो भी आपको जो है साबित करना पड़ेगा सभी के सामने। और फिर उसके बाद जो है सभी जो सदस्य हैं मेंबर हैं उनके जो है फिर वहाँ पर राय भी ली जाएगी। ठीक है, तो तब जो है पद से हटाया जा सकता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को। इसके बाद अनुच्छेद 76 के तहत जब अध्यक्ष या फिर उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। सदन में उपस्थित तो होंगे लेकिन पीठासीन नहीं होंगे। और अध्यक्ष अपने पद से हटाए जाने के संकल्प पर सबसे पहले मत देने का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत भी नहीं दे सकेगा। ठीक है, तो ये कहा गया है अध्यक्ष के बारे में। 96 के अनुसार ये कहा गया है इनको पद से हटाने का जो संकल्प लेते हैं विचाराधीन है, तो विचाराधीन की स्थिति में ये बातें कही गई हैं। अगर संकल्प विचाराधीन है तो वो उपस्थित तो रहेंगे लेकिन पीठासीन नहीं रहेंगे। ठीक है, और जो आपका संकल्प रहा है तो मत देने का अधिकार तो होगा उनको, लेकिन बराबर मत देने की स्थिति में अधिकार नहीं होगा। ये चीज़ आपको समझ लेनी है। सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल वाइज कवर कर रहे हैं, कुछ भी आपका नहीं बचेगा इस पूरी पॉलिटी से, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से। एक एक चीज़ को हम यहाँ पर बिल्कुल आपको कवर करा देंगे। ठीक है, आपको बने रहना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आपको अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करना है। बचेगा कुछ नहीं, सारे जो क्वेश्चन हैं आपके यहीं से बनेंगे, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन कहीं तक भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें हम डिटेल वाइज यहाँ पर कवर करा रहे हैं। अभी हमारी ये पॉलिटी चल रही है, इसके तुरंत बाद एक दिन का भी लेट नहीं करेंगे, तुरंत आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो हम तुरंत कवर यहाँ पर करानी स्टार्ट कर देंगे। जितनी भी वीडियो बनेंगी आपकी 1 2 3 जितनी वीडियो में हम जो है कवर करा देंगे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के तुरंत बाद आपकी चलेगी इंडियन ज्योग्राफी के बाद चलेगी आपकी हिस्ट्री, और हिस्ट्री के बाद चलेगी आपकी इकोनॉमी, जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और सबसे हार्ड पार्ट भी माना जाता है इकोनॉमी का। ठीक है, और इसी तरह से जो बाकी टॉपिक हैं जनगणना के भी बचेगा हमारा, और एक आपका ईवीएस का बचेगा यानी पर्यावरण का, उनको भी जो है हम बीच बीच में आपको करा देंगे, लेकिन कराएंगे बड़े जो है बिल्कुल सीक्वेंस में। ऐसा नहीं है कि बीच बीच में कोई वीडियो आपकी दूसरी डलती रहेगी, बिल्कुल नहीं डलेगी। केवल अगर कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है तो सारी वीडियो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की मिलेंगी, चाहे 2 वीडियो हो चाहे 10 वीडियो हो। उसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी चलेगी तो सारी वीडियो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की मिलेगी, चाहे 1 वीडियो में कवर हो जाए चाहे 2 वीडियो में कवर हो जाए। ठीक है, तो आपको अपने दोस्तों को भी बता देना है कि इस तरह से जो है यूपी पीसीएस और आरओआर की तैयारी हम वहाँ से कर रहे हैं। तो चलिए समझ लेते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है,
लोकसभा अध्यक्ष अन्य विषयों पर प्रथमतः मत नहीं देता और वह अपने निर्णायक मत से, यानी जो कास्टिंग वोट होता है उसका प्रयोग केवल तब करता है जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान से सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का वोट जो है बराबर या फिर टाई की जो है टाई हो जाता है। तो जब टाई हो जाता है ना, तो तब जो है अध्यक्ष जो है अपना मत दे सकता है। और इसलिए कहा जाता है जो अध्यक्ष का जो मत होता है ना, वो निर्णायक मत होता है। ठीक है, जब टाई हो गया, दोनों तरफ आपके मान लिया 10-10 वोट आ गए, और अब वो जो है पास कौन होगा, तो एक तरफ 11 करने के लिए जो है वो निर्णायक मत देगा अध्यक्ष। अब अध्यक्ष किसको भी वोट दे सकता है, विपक्ष को भी दे सकता है और वो पक्ष को भी दे सकता है। उसके लिए वो बाध्यकारी नहीं है कि वो किसको वोट देगा। ठीक है, तो वो अपनी समझ से, अपने माइंड से जो है समझ कर जो है वोट करेगा, चाहे सत्ता पक्ष को करेगा चाहे विपक्ष को करेगा, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो ये भी चीज़ आपने समझ ली है, वोट बराबर या टाई होने पर वो जो है अपना मत दे सकता है। तो ये किस में कहा गया है, तो ये कहा गया है आपका अनुच्छेद 100 में। अनुच्छेद 100 के 1 में कहा गई है ये बात। यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं वो भी देख लेते हैं, कहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कहा गया ये जो अनुच्छेद है बड़ा ही अच्छा है और यहाँ से क्वेश्चन आपका कई बार बना है, कई बार हमने खुद देखा है क्वेश्चन में बनते हुए। तो अनुच्छेद जो 108 है, ठीक है, बड़े डिटेल से आपको ये देखना है 108। इसके तहत दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। दोनों सदन आप समझिए, यानी राज्यसभा और एक आपकी लोकसभा। तो दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है, हमने जब राष्ट्रपति आपको पढ़ाया था तो उस समय हमने बताया था राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के अनुसार, 108 के अनुसार संयुक्त बैठक बुला सकता है दोनों सदनों की। दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कर सकता है राष्ट्रपति, अनुच्छेद 108 के अनुसार। क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षाओं में यहीं से बनता है कि जो दोनों सदन हैं उनका जो संयुक्त अधिवेशन या संयुक्त बैठक होती है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये आपको बता देना है 108 के अनुसार दोनों सदनों की जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। लोकसभा अध्यक्ष दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। ठीक है, और अनुच्छेद 118(4) में ये कहा गया है लोकसभा का जो अध्यक्ष है दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं है, इसका जो निर्णय करेगा वो करेगा आपका लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ही बताएगा कि ये धन विधेयक है या फिर ये नहीं है, ऐसा बताया जाएगा। इसके बाद प्रथम लोकसभा का जो कार्यकाल है वो हो जाता है 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक। 5 साल पूरे हो जाते हैं यहाँ पर। 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक प्रथम लोकसभा का कार्यकाल ये हो जाता है। जबकि लोकसभा का जो प्रथम अधिवेशन है ये हो जाता है 13 मई 1952 से शुरू हुआ था प्रथम अधिवेशन। ठीक है, तो अगर कार्यकाल पूछा जाता है तो 17 अप्रैल से शुरू होता है 1952 से, और अधिवेशन पूछा जाता है तो 13 मई 1952 से शुरू होता है। यहाँ पर कहा गया है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जितने भी हमारे लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं उनसे क्या क्या आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। नंबर से क्वेश्चन बनते हैं, कार्यकाल से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमें समझना है लोकसभा के अध्यक्ष कौन कौन रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बनेंगे अध्यक्ष, उसके बाद यहाँ बन जाते हैं आपके कार्यकाल। तो जीवी मावलंकर की बात करते हैं, जो आपके जीवी मावलंकर हैं, ये सबसे पहले लोकसभा के अध्यक्ष बन जाते हैं और ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जितना भी आपको यहाँ पर कंटेंट दिया जा रहा है सारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। आपकी परीक्षाओं में आपने अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो आपको पता होगा कि जीवी मावलंकर से कई बार आपकी परीक्षाओं में पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं। 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक ये रहते हैं लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर हो जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अनंत सेन अयंगर, अनंत सेन अयंगर आ जाते हैं। हुकम सिंह आ जाते हैं और
एन संजीव रेड्डी आ जाते हैं जो आपको 1967 से आ जाते हैं। इसके बाद GS ढिल्लन आ जाते हैं। ये आपकी जो है ये बहुत कम पूछा जाएगा यहाँ पर कार्यकाल, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि कौन कौन सदस्य हैं, आपको जो है मैचिंग करने के लिए भी दिया जा सकता है। KS हेगड़े आ जाते हैं, बलराम जाखड़ आ जाते हैं, रवि राय आ जाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके शिवराज पाटिल, PS संगमा, GM बालयोगी, मनोहर जोशी, सोमनाथ चटर्जी, मीरा कुमार। ये इंपॉर्टेंट है, इनसे आपका क्वेश्चन बना था। मीरा कुमार हो जाती हैं, सुमित्रा महाजन हो जाती हैं और आपके ओम बिड़ला हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से और क्या क्या आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर, ये क्वेश्चन आपका बनता है। और उपाध्यक्ष M अयंत सैनम अयंगर। अध्यक्ष पहले और पहले उपाध्यक्ष दोनों याद रखने हैं, दोनों कभी भी आपकी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष M अयंत शयनम अयंगर। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मैंने बताया था आपको मीरा कुमार, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपका यहाँ से बना हुआ है हमारा पहला। ठीक है, तो पहले ये क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हो जाती हैं। इसके बाद बनता है सबसे अधिक मतदान वाला लोकसभा क्षेत्र, मलका जगीरी तेलंगाना में है। मलकाजगिरी आप इसको कह सकते हैं, मलका जगीरी भी बोल सकते हैं और मलकाजगिरी भी बोल सकते हैं। तो मलकाजगिरी आपका हो जाता है तेलंगाना में, जो सबसे अधिक मतदाताओं वाला जो है क्षेत्र हो जाएगा। और सबसे कम मतदाताओं वाला जो क्षेत्र है वो हो जाता है लक्षद्वीप। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखनी है, सबसे अधिक वाला भी और सबसे कम वाला भी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वो लद्दाख तथा सबसे छोटा चांदनी चौक दिल्ली है। यह है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो लोकसभा क्षेत्र है वो लद्दाख हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा चांदनी चौक दिल्ली में। इसके बाद भारतीय संसद जो संसदीय समिति के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण भी रखा जाता है। भारतीय संसद का सचिवालय सरकार से स्वतंत्र होता है। और यहाँ कहा गया है लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। जो लोकसभा सचिवालय है वो प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत ही कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर, जो प्रोटेम स्पीकर होता है, आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो जो प्रोटेम स्पीकर होता है ये क्या होता है, तो प्रोटेम स्पीकर होता है जब नवनिर्वाचित सदन है, तो अध्यक्ष तो उसमें कोई नहीं है, तो उसमें जो है एक जो है अध्यक्ष चुन लिया जाता है। जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसको जो है प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर आप समझ गए हैं। तो जब नवनिर्वाचित जो सदन है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले, अभी लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, तो इसीलिए हमें कुछ जो है एक आदमी चाहिए जो उनको जो है शपथ दिला सके, तो इसलिए सबसे जो वरिष्ठ सदस्य होता है उसको जो है चुन लिया जाता है और उनको जो है प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। और वो क्या करते हैं, वो सभी को जो है फिर शपथ दिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अध्यक्ष भी बना दिया जाता है। तो ये चीज़ आपने समझ ली है। जो आपका प्रोटेम स्पीकर है यह आपका आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाएगा कि आम चुनाव के बाद जो नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अगर आपने यहाँ से समझ लिया तो आप बता देंगे कि प्रोटेम स्पीकर जो है शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर समझ लिया है, सबसे वरिष्ठ ये हो जाते हैं। अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी आपकी बैठक है उनके बीच में जो 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ठीक है, उससे पहले पहले जो है ये बैठक करा लेनी चाहिए। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाने आवश्यक है। 2 बार जो है सत्र बुलाए जाने आवश्यक है, क्योंकि 6 माह से अधिक का अंतर नहीं है, तो इसलिए जो है 6 माह से पहले ही बुला लेंगे तो दूसरी भी 6 माह से पहले बुलाएंगे, तो इसलिए एक वर्ष में 2 बार जो है सत्र जो है जरूरी है बुलाना।
इसके बाद हो जाएगा आपका लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष, महासचिव, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति आदि संसद के अधिकारी कहलाते हैं। जो बा ये हैं, ये सभी जो है संसद के अधिकारी कहलाते हैं। कैसे? जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, उपसभापति हैं, ये सभी संसद के अधिकारी कहलाए जाएंगे, क्योंकि इनसे जो है लोकसभा बनती है। ठीक है, अधिकारी क्यों कहलाएंगे? क्योंकि इन्हीं से तो लोकसभा बन रही है हमारी। कोई संसद जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है, संसद की बात हो रही है, जो सांसद होते हैं हमारे, तो कोई सांसद जब 60 दिन तक सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, तो उनसे कह देता है कि अब आप घर बैठो, अब आपको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप इनकी कार्रवाई में भाग ही नहीं ले रहे हैं तो फिर इंटरेस्ट किस चीज़ का आपका, तो आप अपने घर बैठो। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन तब आयोजित किया जाता है जब किसी विधेयक, जैसे धन विधेयक या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक के अतिरिक्त पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो, तब जाकर दोनों सदनों की जो है बैठक होगी। ठीक है, तो तब जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा जब किसी विधेयक पर जो है विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों में मतभेद हो। अगर मतभेद नहीं है तो दोनों जो है उसे खुशी खुशी पारित कर सकते हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 118(4) के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। जो दोनों सदन हैं आपके, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों के जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो करता है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। इसके बाद अब तक 3 बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। कब कब बुलाई गई है? तो एक बुलाई गई है आपकी 1961 में। क्यों? प्रथम संयुक्त बैठक दहेज निरोधक विधेयक पर बुलाई गई थी। ठीक है, तो दहेज निरोधक विधेयक आया था 1961 में, उस समय जो है ये संयुक्त बैठक बुलाई गई थी। एक बुलाई गई है आपकी 1978 में। ये चीज़ें बड़ी डीप हैं और इन चीज़ों को आपको बहुत कम लोग जो हैं पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, 1961 आपको समझ लेना है, एक आपको 1978 समझ लेना है। 1978 में द्वितीय संयुक्त बैठक हो जाती है। जो दूसरी संयुक्त बैठक है ये हुई थी बैंक सेवा आयोग, इसको निरसन विधेयक पर। ठीक है, तो ये हुई थी बैंक सेवा आयोग के विधेयक पर। इसके बाद हमारी जो तीसरी बैठक हो जाती है, जो संयुक्त बैठक है तीसरी जो हुई है, तो ये हुई है 2002 में, और इसमें तृतीय संयुक्त बैठक यानी पोटा के लिए जो है ये बुलाई गई थी। तो 3 अब तक जो है संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, अब तक 3 बार, 1961, 1978, 2002। याद रखना है, 1961, 1978, 2002। कई बार आप बोलेंगे या आपके तुरंत याद हो जाएगा और आपके माइंड में सेट हो जाएगा। 1961, 1978, 202। अगला आ जाता है हमारा क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, धन विधेयक है या नहीं है हमें नहीं पता, लोकसभा के अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दिया, भाई बता क्या है, धन विधेयक है या नहीं है। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है। कोई कानूनी विधेयक संसद के दोनों में से किसी एक सदन के पटल पर रखा जा सकता है, चाहे तो पहले उसको राज्यसभा ले जाओ, चाहे उसको पहले लोकसभा ले जाओ। ठीक है, तो कोई से भी सदन के एक पटल पर वो रखा जा सकता है, जो भी आपका कानून बनने वाला विधेयक है। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। जो भारत की है संचित निधि, उससे अगर धन निकालना है तो आपको विनियोग विधेयक पारित करना पड़ता है। इसके बाद संसद के जो अनुच्छेद 116 के अनुसार विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए, बिल्कुल निश्चित अवधि यानी बिल्कुल समय के लिए, 10 दिन के लिए, आप कहेंगे कि 10 दिन के लिए हमें पैसा चाहिए तो 10 ही दिन होने चाहिए, भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त कर दी जाती है। तो यहाँ पर जो हमने बताया आपको निश्चित समय, जो लेखानुदान के माध्यम से जो धन मिलेगा वो निश्चित समझी के लिए। अगर आपने कह दिया कि मुझे 30 दिन के लिए इतने धन की आवश्यकता है तो 30 दिन में वो फिर वापस जमा हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है
आपने 30 दिन बोला और आपको 32 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, वो आपने जमा ही नहीं किया, तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो केवल एक निश्चित अवधि के लिए आपको जो है कुछ संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति मिल जाती है। हमारा जो अगला पॉइंट है आज का वो हो जाता है संसदीय समितियां। संसदीय समितियां से क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। जो संसद है विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। ये समितियां सदन द्वारा नियुक्त अथवा निर्वाचित की जाती हैं और अध्यक्ष, सभापति या इनके नाम से निर्दिष्ट की जाती हैं। जो भी समितियां होती हैं ये इनके जो है सदन के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है जो या फिर निर्वाचित किया जाता है, और इनके जो अध्यक्ष या फिर सभापति द्वारा इनको जो है निर्देशित किया जाता है। इसके बाद ये अध्यक्ष सभापति के निर्देशानुसार ही कार्य करती हैं और अपना प्रतिवेदन सदन को या लोकसभा में सभापति को सौंपती हैं। जो संसदीय समितियां होती हैं मुख्यतः दो भागों में विभाजित इनको किया जाता है। एक होती है स्थायी समितियां और एक होती है तदर्थ समितियां। दो तरह की आपने यहाँ पर समिति देख ली है, दो भागों में यहाँ पर विभाजित किया गया है आपकी संसदीय समितियों को। तो संसदीय समिति दो प्रकार की होगी, एक आपकी स्थायी और एक आपकी तदर्थ। स्थायी समितियों में जो स्थायी प्रकृति की होती है, जो बिल्कुल टिकाऊ होती हैं, वो हो जाएंगी स्थायी प्रकृति की, और जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं, यानी हमेशा वो जो है लगी रहती हैं कार्य करने में। और इनका जो गठन है प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। जो आपकी होती हैं स्थायी समितियां, इनका गठन समय समय पर किया जाता रहा है। उसी तरह से तदर्थ समितियों की जो प्रकृति है वो अस्थायी होती है, और जिस उद्देश्य के लिए तदर्थ समितियों का गठन किया जाता है उसका पूरे होते ही इनका कार्यकाल भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर समझ ली हैं। एक हो जाती है आपकी तदर्थ समिति और दूसरी है आपकी स्थायी प्रकृति की समिति। ठीक है, तो दोनों आपको यहाँ पर देख लेना है। इसके बाद जिस उद्देश्य के लिए तदर्थ समितियों का गठन किया जाता है उसके पूरा होने पर उनका कार्यकाल भी यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है, और विधेयक पर परवर समितियाँ या संयुक्त समितियाँ तदर्थ समितियों का प्रमुख उदाहरण भी माना जाएगा। प्रमुख उदाहरण ये हो जाता है। इसके बाद जो हमारी प्रमुख स्थायी समितियां हैं उनमें कौन कौन सी आ जाती हैं ये आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम्पल है एक इस तरह से। ठीक है, तो प्रमुख जो स्थायी समितियां वो हो जाती हैं सबसे पहले वित्त समितियां। जितनी भी वित्त समितियां हैं वो सभी जो हैं स्थायी समितियां मानी जाएंगी। विभागीय स्थायी समितियां, जांच समिति, परीक्षण एवं नियंत्रण के लिए गठित की गई समिति, सदन के दैनिक कार्यों से संबंधित समिति, सदन समिति अथवा सेवा समिति, और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर समिति। तो ये जो समितियां हैं ये सभी आपकी हो जाएगी स्थायी समिति। इसके बाद जो वित्त समिति के अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्रागलन समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम जो है ये भी शामिल हो जाएंगे वित्त समितियों के अंतर्गत। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है ये आ जाएगा लोक लेखा समिति। ठीक है, तो लोक लेखा समिति से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो लोक लेखा समिति का जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका ये इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो लोक लेखा समिति में कुल जो सदस्यों की संख्या ये होती है 22। इसमें 15 सदस्य आपको लोकसभा के देखने को मिलेंगे और 7 सदस्य आपको देखने को मिल जाएंगे राज्यसभा से। यही यहाँ इसी लाइन में जो है आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन जो है पहले भी बना हुआ है यहाँ से। ठीक है, तो कितने सदस्य इस समिति में, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य लोकसभा से हैं, कितने सदस्य राज्यसभा से हैं, और टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो लोक लेखा समिति में आपके टोटल 22 सदस्य हमने आपको बताए हैं। 15 हो जाते हैं लोकसभा से और 7 हो जाते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा स्थायी सदन है तो वहाँ से जो है कम सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। लोकसभा जो है अस्थायी सदन है तो वहाँ से जो है उसमें ज़्यादा सदस्य होते हैं लोकसभा में, तो ज़्यादा सदस्य आपको लोकसभा के देखने को मिलेंगे। राज्यसभा में कम सदस्य होते हैं तो कम सदस्य राज्यसभा के देखने को मिलेंगे। आपके माइंड में सेट हो गया। ठीक है, तो 22 सदस्य हैं, 15 7, तो 7 किसके हैं, जिसके कम सदस्य हैं तो कम है राज्यसभा के, ज़्यादा 15 हैं तो 15 किसके हैं, लोकसभा के। इस समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है।
जो समिति हैं इनके जो अध्यक्ष बनेंगे तो उनको जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ से। जो लोक लेखा समिति है इनके जो अध्यक्ष बनेंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है, तो उनकी जो नियुक्ति करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है, केवल 1 वर्ष के इनके सदस्यों का कार्यकाल होता है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो कितनी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट बताई जा रही हैं, ये आपको समझते हुए बिल्कुल चलना है, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कौन है, तो ये हो जाती है लोक लेखा समिति, और बाकी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली हैं। एक एक पॉइंट ऐसा लिया गया है बिल्कुल आपकी परीक्षा से संबंधित, इससे बाहर बिल्कुल क्वेश्चन जाना जो है जाने का मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसके बाद बात करते हैं जो प्राक्कलन समिति है हमारी, प्राक्कलन समिति से क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके सदस्यों की जो संख्या है वो 30 होती है प्राक्कलन समिति के। अभी हमने देखी है लोक लेखा समिति, अभी आ गई प्राक्कलन समिति। सदस्यों की संख्या हो गई है 30, जो कि लोकसभा से ही लिए जाते हैं। जो आपकी देखिए यहाँ पर चीज़ें समझने वाली हैं थोड़ी सी। जो लोक लेखा समिति है इसमें यहाँ पर 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लेकिन जो प्राक्कलन समिति है इसमें 30 सदस्य हैं और 30 के 30 ही आपके लोकसभा से लिए गए हैं, ठीक है। तो दोनों समितियों को आपको यहाँ पर देख लेना है। सदस्यों की संख्या 30 है, सारे जो सदस्य हैं लोकसभा से हैं, इनका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन जो आपकी लोक लेखा समिति है उसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का है, और ये जो समिति है प्राक्कलन इसका भी कार्यकाल 1 वर्ष का है सदस्यों का। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, समझना आपको यहाँ से। राज्यसभा के सदस्य इसमें नहीं होते हैं प्राक्कलन समिति में। इसका अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। जो दोनों समितियां हैं इनके जो दोनों अध्यक्ष हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जा रही है। सरकारी खर्च में कमी लाने आदि विषयों पर यह समिति रिपोर्ट देती है। जो प्राक्कलन समिति है ये क्या काम करती है, तो जो सरकारी खर्च हो रहा है, जितने भी हमारे ये स्कीम चलती हैं उन स्कीमों पर कितना खर्च हो रहा है तो इनकी रिपोर्ट देगी। वो रिपोर्ट देने का काम करती है प्राक्कलन समिति। इसके बाद हमारी आ जाती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, आप इसको पढ़ना जरूरी है। इसमें सदस्यों की संख्या 22 होती है। उसी तरह से 15 सदस्य लोकसभा से हैं और 7 सदस्य यहाँ पर राज्यसभा से होते हैं। ये होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति। समिति के अध्यक्ष को लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है, ठीक है। यहाँ पर भी जो अध्यक्ष नियुक्त होगा वो लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। क्वेश्चन आपका यहीं से बन सकता है कि जो वो कौन सी समिति है जिसका कोई भी मंत्री सदस्य नहीं हो सकता, तो वो हो जाती है जो सार्वजनिक उपक्रम की समिति। इसके बाद हो जाएगा हमारा महत्वपूर्ण जो शब्दावलियां होती हैं उनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया सबसे पहले एक शून्यकाल, आपने शब्द सुना होगा शून्यकाल। तो शून्यकाल क्या है, हमने अभी तो बताया आपको शून्यकाल क्या है। तो शून्यकाल होता है राज्यसभा में 11 बजे से 12 बजे के बीच के, ये हो जाता है 11 से 12 के बीच का जो समय होता है राज्यसभा में वो होता है शून्यकाल, और लोकसभा में ये हो जाएगा 12 से 1 बजे के बीच का। अब एक चीज़ समझो आप यहाँ पर, ये आपका लंच हो गया, ठीक है। तो लंच क्या बजे होगा, 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपका लंच हो गया, तो यहाँ 1 बज गया। अब 1 बजे से पहले दोनों जगह लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी 2-2 घंटे की कार्रवाई है। यहाँ पर आपका 2 घंटे जो है राज्यसभा चलती है और 2 घंटे चलती है आपकी जो लोकसभा और 2 घंटे चलती है आपकी राज्यसभा। तो सबसे पहले जो राज्यसभा की बात करेंगे, जो ऊपर वाली हमारी राज्यसभा है, तो इसमें 11 बजे का जो समय है 11 से और 12 बजे के बीच में आ जाएगा आपका जो शून्यकाल है। और यही शून्यकाल अगर आप नीचे वाली लोकसभा में चले जाएंगे तो ये शून्यकाल दूसरे नंबर पर आ जाएगा। लोकसभा में पहले आ जाएगा प्रश्नकाल, ठीक है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया है, हमने विस्तार से जो है आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बाद 11 से 12 बजे के बीच में जो है ये राज्यसभा में होता है शून्यकाल, और 12 से 1 बजे के बीच में होता है ये जो शून्यकाल है, ये हो जाएगा आपका लोकसभा में, ठीक। तो सबसे पहले बड़ी क्या है, राज्यसभा, तो राज्यसभा में ये पहले हो जाएगा। छोटी है आपकी लोकसभा, तो लोकसभा में आएगा ये 12 बाद में, यानी 12 बजे से 1 बजे के बीच।
इस दौरान सदस्यों द्वारा अति महत्वपूर्ण मामलों को उठाया जाता है। ये जो शून्यकाल है ना, इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट आपके मामले होते हैं उनको उठाया जाता है। इसके बाद एक जो हमारा शब्दावली है वो है तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न। इनसे काफ़ी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर तुरंत अपेक्षित होता है, यानी तुरंत उनका उत्तर दे दिया जाता है, तो उनको जो है तारांकित प्रश्न कहते हैं। ठीक है, इनका उत्तर मौखिक रूप से दे दिया जाता है और तुरंत ही कह दिया जाता है कि भाई इसका जो है ये हो जाएगा। ठीक, तो एक तरफ जो है विपक्ष वाले सवाल करते हैं और जो पक्ष वाले जो हैं वो सत्ता पक्ष वाले वो जवाब देते हैं, तो तुरंत उनका जवाब दे दिया जाता है। ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर सदस्य लिखित रूप से देना चाहते हैं उनको जो है अतारांकित कहा जाता है। तो तारांकित तुरंत हो जाता है और अतारांकित भाई अभी जो है हम उत्तर देने की स्थिति में नहीं है, हम बाद में लिखित रूप से इसको दे देंगे आपको। इसके बाद हो जाता है हमारा विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक, इसके द्वारा ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है। ठीक है, जो आपका विनियोग विधेयक है इसके द्वारा ही भारत की संचित निधि से धन निकाला जाता है। संचित निधि पर भारित व्यय और अनुदान की मांग भी शामिल होती है। जो व्यय कितना हुआ है उसकी जो अनुदान की मांग भी शामिल होती है। इसके बाद हमारा यहाँ आ जाएगा वित्त विधेयक। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये आर्टिकल आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से। आर्टिकल हो जाता है हमारा 117 117। वित्त विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान करता है वित्त विधेयक। ऐसे विधेयक जो राजस्व तथा व्यय से संबंधित होते हैं, जो राजस्व और व्यय से संबंधित होते हैं वो वित्त विधेयक कहलाते हैं। इसके बाद हमारा थोड़ा सा और ये पार्ट बचा हुआ है इसका, और ये हो जाता है धन विधेयक। ठीक है, तो ये धन विधेयक आ जाता है यहाँ पर। संविधान के अनुच्छेद 110 के उपखंड क के उपखंड 6 तक कैसे लेकर 6 तक उल्लेखित विषयों से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है। तो अनुच्छेद 110 में हो जाता है आपका धन विधेयक। धन विधेयक से आर्टिकल आपको याद रखना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। 110 हो जाता है इसका आर्टिकल, ये हो जाता है धन विधेयक। धन विधेयक 110, धन विधेयक 110। नियम की बात करते हैं 193। लोकसभा के सदस्यों द्वारा इस नियम के तहत अविलंबनीय एवं अति महत्व वाले विषयों पर अल्पकालिक चर्चा की मांग भी की जाती है। इसके बाद गणपूर्ति की बात करें तो सदस्यों की बैठकों में गणपूर्ति यानी जो कोरम होता है उसकी आवश्यकता होती है, और ये जो है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग माना जाता है। ठीक है, इसके अभाव में बैठक जो है स्थगित कर दी जाती है। अगर गणपूर्ति कहा जाता है अगर आपके 100 सदस्य हैं, ठीक है, समझिए ज़रा, 100 सदस्य हैं किसी बैठक में, तो 10वां भाग वहाँ पर चाहिए, यानी हमें 10 आदमी चाहिए कोरम को पूर्ण करने के लिए। गणपूर्ति जो होती है उसको पूर्ण करने के लिए, बैठक को सफल बनाने के लिए कम से कम 10 आदमियों की आवश्यकता होगी। और अगर 10 में से 9 आदमी हैं तो 9 आदमियों में फिर वो बैठक स्थगित कर दी जाएगी, क्योंकि जब 1/10 भाग भी जो है आपकी संख्या का वहाँ पर नहीं पहुँच रहा है तो बैठक क्यों कर रहे हैं फिर। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर समझना है। 1/10 जो है इसका कोरम होता है, तो गणपूर्ति आवश्यक होती है और सदस्यों की जिस संख्या का 1/10वां भाग यहाँ पर माना जाएगा। अगर 1/10 नहीं है तो फिर बैठक जो है वहाँ पर आपकी स्थगित कर दी जाएगी। और चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और संज्ञा जो न्यायपालिका थी ये हमारी कंप्लीट हो गई है। कल हमारा जो टॉपिक है ये चलेगा कल को उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के अलावा और भी यहाँ पर टॉपिक हैं, उसमें यहाँ पर उच्चतम न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय होगा और उसके बाद जो बाकी न्यायालय हैं उनसे भी हम कल की वीडियो में आपको बताएंगे, विद डिटेल हम यहाँ पर कवर करेंगे। अब आपको यहाँ पर ये बताना है हमारे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है वो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट में कोई सुधार की गुंजाइश नज़र आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर करंट अफेयर के, डेली करंट अफेयर के जो है क्वेश्चन क्विज के माध्यम से कराए जा रहे हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है PDF भी प्रोवाइड होती है और हमारे जो है क्विज भी चल रहा है जहाँ पर हम डेली क्वेश्चन कुछ करा रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर हम कराते हैं क्विज के माध्यम से।
ठीक है, तो वहाँ पर भी जो है आपको टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है और अपने दोस्तों को भी बता देना है। तो चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है और मिलते हैं कल उच्चतम न्यायालय के साथ में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।